गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, दूसरे वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित हैं। आपके लिए एक आवश्यक सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, और यदि उनको चैनल अच्छा लगता है तो इसे अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट। किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट आया, ये सारी चीजें पहले वीडियो में हमने बता दिया था। अब चलते हैं सीधा कि 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च निकाला, और जो संसद मार्च था वो बहुत ही अभूतपूर्व था। बहुत सारे लोग उनसे जुड़े, बहुत सारी संस्थाएं उनसे जुड़ी, सारी विपक्षी पार्टियां उनसे जुड़ गईं, और एक ऐतिहासिक संसद मार्च था वो। उस संसद मार्च को देखते हुए और सारी चीजों को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल में देखिए स्थितियां क्या हुई। आपातकाल की घोषणा तो जल्दबाजी में हो गई। ये कहीं ना कहीं आपातकाल लगाने का फैसला एक जल्दबाजी वाला फैसला था, क्योंकि परिस्थितियां इतनी खराब नहीं हुई थी कि जिनको संभाला ना जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा जी के मार्गदर्शकों ने या उनको समझाने वाले लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि ये इतना कठिन फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। लेकिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इस पर रात में साइन करा लिए गए और रात में ही आपातकाल लागू कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। ये प्रेस पर सेंसरशिप और आपातकाल जब लागू हो गया तो सबसे पहले इसमें दो संस्थाओं को प्रभावित किया। पहली थी आरएसएस और दूसरे जमायते इस्लामी। आरएसएस और जमायते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी किसी भी कार्रवाई पर, किसी भी क्रिया पर रोक लगा दी गई। ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी वो नहीं कर सकते थे। यदि वो कोई भी कार्य करने के लिए आते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। इसी तरीके से प्रेस की सेंसरशिप लागू कर दी गई। कहा गया कि प्रेस में जो चीजें छपेंगी वो पहले सरकार को दिखाई जाएंगी। सरकार जब उन्हें मान्यता प्रदान कर देगी, सरकार जब उन्हें कह देगी कि हाँ इनको छाप दीजिए, तभी वो चीजें छापी जाएंगी। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता था कि कोई आर्टिकल छप रहा होता था और सरकार उसको मना कर देती थी। तो समाचार पत्र क्या करते थे? समाचार पत्र उस जगह को खाली छोड़ देते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे। ऐसी खाली और ब्लैंक जगह पर अपने आप पता चल जाता था कि इस जगह कुछ लिखा जाना था, लेकिन सरकार की मनाही के बाद उसको नहीं लिखा गया। तो प्रेस की सेंसरशिप पूरी तरीके से लागू कर दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने इस आपातकाल और प्रेस की सेंसरशिप का जबरदस्त विरोध किया, और इस विरोध के साथ ही उन्हें कई नुकसान भी उठाने लगे। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि क्या आपातकाल आवश्यक था? आज जब हम वर्षों बाद उसकी समीक्षा करने बैठते हैं तो लगता है कि आपातकाल उस समय इतना आवश्यक नहीं था। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी, स्थितियां थी, उन स्थितियों में जो निर्णय लिए गए वो उस समय की परिस्थिति के थे। आज की परिस्थिति हम दूसरे लोगों से सुन के, किसी किताब से पढ़ के या किसी
व्याख्याकार के व्याख्या के अनुसार जानते हैं, तो उस समय के उस निर्णय पर हम लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। उस समय वो आपातकाल ठीक था या नहीं था, लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि कठोर फैसले लेने से पहले, लोकतंत्र में कठोर फैसले लेने से पहले जन भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। जन भावनाएं दिख रही थी कि जन भावनाएं सरकार के विरोध में जा रही हैं, कहीं ना कहीं विरोधी विचार सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जनता से संवाद करना चाहिए, जनता को के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ, उन स्थितियों में हुआ, तो आज हम इसको आज की परिस्थिति में देखते हुए कह सकते हैं कि ये जल्दबाजी में लिया गया तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न एक हानिकारक फैसला था। इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपातकाल में हुआ क्या, ये समझ लीजिए। आपातकाल में क्या क्या स्थितियां घटी। आपातकाल में एक तो 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा जी ने जो अपने सुधार कार्यक्रम चलाए हुए थे, उन सुधार कार्यक्रमों को न्यायपालिका के माध्यम से, अपने विरोधियों के माध्यम से वो लागू नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने आपातकाल के दौरान एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया और उसको लागू करवा दिया। इसमें मुख्यतः भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक में बदलाव, नसबंदी प्रोग्राम, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो दीर्घकालिक थी, लेकिन तात्कालिक प्रभाव उनका बहुत बड़ा। नसबंदी में लोगों को एक निश्चित तौर से, सरकारी कर्मचारियों को एक टारगेट दिया गया, उनसे कहा गया कि आपको इतनी नसबंदी करवानी अनिवार्य है। वो बेचारे टारगेट पूरा करने के चक्कर में किसी भी प्रकार से, धन से, प्रलोभन से, लालच से कैसे भी लोगों की नसबंदी करवा देते थे। और इन परिस्थितियों में समाज में एक विकट परिस्थितियां पैदा हो गई। सत्ता, अब आप देखिए कि जब अनुच्छेद 352 लागू हो जाता है, तो ये अनुच्छेद 352 के लागू होने के पश्चात राज्यों की भी सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। और शक्ति जब एक जगह केंद्रित हो जाती है तो वो निरंकुश हो जाती है, उस पर अंकुश नहीं रह जाता है। और यहीं से तानाशाही का जन्म होता है। निरंकुश शक्ति ही तानाशाही को जन्म देती है। और इस निरंकुश शक्ति के साथ ही जब राज्यों की सारी शक्तियां समाप्त हो गई, केंद्र के पास ही सारी शक्तियां चली गई, तो सारे निर्णय एक तरफा हो रहे थे, सारी स्थितियां एक तरफ से लागू की जा रही थी। इसी दौरान संसद का जो कार्यकाल था उसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और तमाम ऐसे फैसले लिए गए जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में नहीं थे, लोकतंत्र के हित से दूर, कहीं व्यक्तिगत हित के हिसाब से फैसले लिए जा रहे थे। इस आपातकाल की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ था, जिसे कहते हैं शाह आयोग। ये याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि आपातकाल की जांच करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया, तो शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग के अनुसार 1,11,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। किसमें? निवारक नजरबंदी के आधार पर। और 676 बड़ी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। ये सारी गिरफ्तारियां और ये सारा दमन एक तरह से लग रहा था जैसे अंग्रेजों के शासन से भी कठिन शासन आ गया है। ऐसा शासन जो
लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के अतिरिक्त सारी चीजें हो सकता है। लोकतंत्र के हिसाब से वो चीजें नहीं चल रही थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और हाँ, यहां ये भी कहा जा सकता है कि पहली बार चूंकि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था, तो इस अनुच्छेद के बारे में लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे, लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो नागरिकों को मिलने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं मिले, उनको भी मना कर दिया गया। इसी दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र राजन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ये केरल के थे। केरल के राजन की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है और उनके पिताजी दर दर भटकते रहते हैं। उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता है और ना ही उन्हें कोर्ट में जाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता है। और कोर्ट में भी उनसे यही कहा जाता है कि चूंकि आपातकाल लगा हुआ है, इसलिए नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। इस स्थिति में देखिए कितने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। काफी समय पश्चात जब आपातकाल समाप्त हो गया, तब केरल हाईकोर्ट ने इसको माना कि राजन को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार करके उस पर यातनाएं देकर उसको पुलिस कस्टडी में उसे मार डाला गया है, जिसके लिए वहां के राजनेता यानी कि गृह मंत्री को भी उत्तरदायी माना गया, क्योंकि राजन के पिता गृह मंत्री के पास भी गए। तो सोचिए कैसी परिस्थितियां थी कि एक बाप अपने बेटे के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन ना तो उसे कार्यपालिका से, ना विधायिका से, ना न्यायपालिका से कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। ऐसा ये आपातकाल था। आपातकाल की इन स्थितियों में बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन हो गया। भारत के लोकतंत्र का मूल्यांकन हो गया। भारत के लोकतंत्र की कमियां उजागर हो गई कि भारत में लोकतंत्र को इन अनुच्छेदों के द्वारा किस तरीके से कुचला जा सकता है, इन अनुच्छेदों का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है। ऐसी सारी चीजें भी जनता के समक्ष आ गई। जिस लोकतंत्र को पाने के लिए, जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक भारतीय लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष के बावजूद भी आज की सरकारें इन अनुच्छेदों का प्रयोग करके उनकी नागरिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का विचलित होना जारी था। निसंदेह वो स्तब्ध थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कौन सा शासन आ गया और किस तरीके से ये दमन चल रहा है कि प्रेस को भी आजादी नहीं है, नागरिकों को भी आजादी नहीं है, नेताओं को भी आजादी नहीं है, किसी को कोई आजादी नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में, इस आपातकाल में बहुत सारी कमजोरियां लोकतंत्र की उजागर होकर आई। यहां पर एक चीज और देखने लायक है कि लोकतंत्र इस आपातकाल के पश्चात ये निर्धारित कर दिया गया कि अनुच्छेद 352 तभी लगाया जाएगा जब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह होगा। यानी कि अभी क्या था, जेपी एक आंदोलन चला रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। नेता और उनके सलाहकार घबरा गए और अचानक उन्होंने वो प्रयोग कर दिया जो प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी स्थितियों में दूसरा यह है कि नागरिक अधिकारों की कारगर स्थिति लोगों को पता चली, लोगों ने फिर पढ़ा, लोगों को विस्तार से चीजें समझ में आई, विशेषज्ञों ने चर्चा की संविधान पर, क्योंकि संविधान इतना बड़ा है, उसको समझने में लोग असमंजस में थे, डिबेट हुई, सारी चीजें हुई। उसके बाद स्पष्टीकरण आया कि इन नागरिक अधिकारों को नहीं निरस्त किया जा सकता है। ये नागरिक अधिकार किसी भी प्रकार का आपातकाल लग जाए, वो मौलिक अधिकार
रहते ही हैं, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें बाद में निकल कर आई, लोगों ने संविधान को समझा, न्यायपालिका के लोगों ने संविधान को ठीक से समझा, ठीक से जाना, उनकी बारीकियों को समझा, क्योंकि संविधान बना दिया गया था लेकिन संविधान में इसका प्रयोग नहीं हुआ था कभी। तो अनुच्छेद 352 का प्रथम बार प्रयोग हुआ था, इसलिए उससे उत्पन्न कई कठिनाइयां ऐसी थीं जिनको ना तो न्यायपालिका के लोग जानते थे, ना ही कार्यपालिका के लोग जानते थे। इस ज्ञान के अभाव में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात 1977 में भारतीय लोकतंत्र का चुनाव होता है और भारतीय लोकतंत्र में पुनः एक बार इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ, कि इंदिरा ने इतनी व्यापक पैमाने पर ये अव्यवस्थाएं कर दी हैं, जहां देवी दुर्गा के रूप में उन्हें स्वीकार किया जा रहा था, अब कहा जा रहा था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और इस स्थिति में कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम कांग्रेस के विरोध में गए। चुनाव 1977, आपातकाल के पश्चात 1977 में 18 महीने के पश्चात चुनाव कराए गए और ये चुनाव अचानक से करा दिए गए। आपातकाल हटा और अचानक से चुनाव करा दिए गए, जिसमें विरोधी दलों को अपना तालमेल बनाने का न तो मौका मिला, न उन्हें टाइम मिला, न अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने का मौका मिला। लेकिन आपातकाल की वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में लोग हैरान थे, परेशान थे, उन परिस्थितियों में लड़ा गया ये चुनाव भारतीय जनमानस में एक नवीन चेतना लेकर आया। इस नवीन चेतना ने जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने ये जो चुनाव था, ये चुनाव आपातकाल पर जनमत संग्रह के रूप में लड़ा और लोगों को बताया कि किस तरीके से आपातकाल के माध्यम से लोकतंत्र की भावना को तोड़ा गया, उसका गला घोंटा गया और किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट किया गया। इन सारी परिस्थितियों को बताते हुए ये चुनाव लड़ा गया और जैसा चुनाव लड़ा गया था वैसा ही चुनाव का परिणाम भी आया। लोकसभा में लगभग हर जगह से कांग्रेस चुनाव हारी। जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों को 330 सीटें प्राप्त हुई। 330 सीटें प्राप्त कर जनता पार्टी और उसके सहयोगी सरकार बनाने के लिए सबसे आगे रहे और अकेले जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती। अब अचानक से हुए गठबंधन और अचानक से हुए तालमेल में न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, न दिशा थी, न दशा थी। जैसे ही सरकार बनने को तैयार हुई उसी समय मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इन सारे लोगों के बीच प्रधानमंत्री के लिए रस्साकसी प्रारंभ हो गई और इस रस्साकसी के दौरान कहीं ना कहीं बीच में मतभेद भी आए और अंततः जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई को चुना गया और मोरारजी देसाई ने सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई और ये मात्र 18 महीने में ही संसद का विश्वास खो बैठे और इनकी सरकार चली गई। इसके पश्चात चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई जो कि कांग्रेस के सहयोग से बनाई गई। अभी आप देखिए
कांग्रेस के विरोध में ही चुनाव लड़के, कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़के जनता ने उनको वोट इसीलिए दिया था कि वो कांग्रेस के विरोध में हैं, इंदिरा जी के विरोध में हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस से सहयोग लेकर ही नई सरकार का गठन कर दिया। और ये नई सरकार का जो गठन था वो गठन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये गठन मात्र 4 महीने चला, ये सरकार केवल 4 महीने चली। मैं आपको 1977 का चुनाव विस्तार से नहीं समझा रहा हूं। 1977 का चुनाव आप इस नक्शे में देख सकते हैं। इस नक्शे से आपको प्रतीत हो जाएगा कि किस तरीके से कहां कहां जनता पार्टी के सदस्य जीते, कहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के जीते, कहां पर कांग्रेस के जीते। इन सारे चीजें आपको नक्शे से पता चल जाएंगी। यहां हम विस्तार से आपको सीटें उनकी नहीं बताएंगे, इसमें आप समझ लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए, इस नक्शे को देखते हुए आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करिए, जिससे आपको जगह, क्षेत्र और वो भी निर्धारित हो जाएंगे कि कहां कहां कांग्रेस हारी। ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा अपने उसमें। तो इस तरीके से 1977 में हुआ चुनाव 1980 तक चला। मात्र कुछ समय के लिए जनता पार्टी का शासन रहा, या कह लीजिए कांग्रेस के विरोधियों का शासन रहा। इसके पश्चात 1980 में पुनः कांग्रेस की वापसी हो गई। जहां 1977 में ये कहा जा रहा था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, अब यहीं पे कहा जाने लगा इंदिरा बुलाओ और देश बचाओ, इंदिरा लाओ और देश बचाओ के नारे लगने लगे। पुनः लोगों को लगा कि नहीं, भारत में कांग्रेस के बिना कोई सरकार चला ही नहीं सकता है। लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं और वो करते हैं, इसके पश्चात उनमें आपस में इतना रस्साकसी हो जाती है, वो एकजुट नहीं रह पाते हैं और सरकार नहीं चला पाते हैं। इसलिए अगर लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, पूरे 5 साल के लिए सरकार को चलवाना है, तो एक सशक्त सरकार बनानी है, तो कांग्रेस को ही वोट करना चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने दल के स्वरूप में, अपने दल के कलेवर में पूरा बदलाव किया। और कांग्रेस जहां एक एलीट पार्टी के रूप में देखी जा रही थी, अब वो अपने आप को गरीबों की, मजदूरों की पार्टी बताती थी और सारे योग्य लोगों को उसने अपने आप में समाहित किया। अपने आप में समाहित करने के पश्चात जो विरोधी दल के लोग टूट कर आ रहे थे, उन्हें भी अपने आप में समाहित किया और 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जहां कहा जा रहा था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, वहीं कहा जाने लगा कांग्रेस लाओ देश बचाओ। इस तरीके की परिस्थितियां बनी और लोगों को अब लगने लगा कि कांग्रेस के बिना भारत में सरकार चलाना संभव नहीं है। इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से भारत में 1977 में एक लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हुआ था। लोकतांत्रिक परिस्थितियों के समक्ष चुनौती आई थी, संकट खड़ा हुआ था। उस संकट से भारत ने क्या सीखा, भारत की क्या परिस्थितियां रही, उन पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। हाँ, आपको बताना है कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। लॉकडाउन के कारण बहुत सारा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो जैसे ही हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको हम बहुविकल्पी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करवाएंगे। इसके पश्चात लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। इसलिए आप एकदम परेशान ना हो, सिलेबस के लिए एकदम चिंतित ना हो। हम आपको एक एक चीज क्लियर करवाते हुए एग्जाम से कुछ समय पहले ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और 1-2 ऑनलाइन टेस्ट भी आपके ले लेंगे। इससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हाँ, अगर
किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये चैनल शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन